we are going to do the you can say the modes of the transference of energy. ये important topic है बच्चा, याद रखना है इसको. Modes of the transference of energy. Modes of transference of energy between the system and the surroundings. Between the system and the surroundings means इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग हुआ कि कौन कौन से वेज हैं जिससे सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का एक्सचेंज होता है. देखो मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में ना वी आर मच इंटरेस्टेड अबाउट द चेंज. वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट द चेंज इन द हीट. हमें ये मतलब नहीं है प्रोडक्ट क्या बनता है रिएक्शन में. हमें ये देखना है कि रिएक्शन में या जो भी आप थर्मोडायनेमिक्स में जो भी फिजिकल प्रोसेसेस देख रहे हो या केमिकल प्रोसेसेस देख रहे हो उसमें क्या हीट चेंज होता है. कोई रिएक्शन होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है, नहीं होता तो उसके पीछे क्या रीजन है. आपको पता है ना बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो बेसिक लॉज देती है, पता है ना सभी को. यस तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच एनर्जी का लेन देन कैसे होता है. हम अभी अभी ऑर्गेनिक पढ़ के आए हैं. ऑर्गेनिक में किससे लेन देन होता था बताओ तो, शाबाश. यस विशाली बोलो बेटा. किसके थ्रू लेन देन होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है ना, है ना. एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर देयर. इन द केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी वांट टू सी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग में एनर्जी का लेन देन कैसे होता है. तो पहला तो मोड ऑफ ट्रांसफरेंस होता है हीट. और हीट को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है क्यू से. ध्यान रखना है इसको, ठीक है. मैंने स्मॉल क्यू लिख लिया है. तो बच्चा हीट क्या होता है? देखो हीट तो है, दिस इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस कूलनेस. जितना सिस्टम गर्म है या जितना सिस्टम ठंडा है तो हम सेंसेशन ऑफ वार्मथ जिसको आप बोलते हो, है ना. तो ये बेसिकली सेंसेशन ऑफ वार्मथ है. अब हीट का फ्लो कैसे होगा, क्योंकि अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज होना है तो या तो सिस्टम से हीट बाहर जाएगी या सिस्टम के अंदर हीट आएगी. यही दो बातें हो सकती है ना, यस और नो. यस मैम. तो हीट बेसिकली क्या है? हीट बेसिकली है हमारे पास सेंसेशन ऑफ वार्मथ. कितना कोई गर्म है ठंडा है उसको हम हीट से रिप्रेजेंट कर देते हैं. उसमें हीट का फ्लो कैसे हो रहा है. तो पहली बात तो यहाँ पे एक बात ये स्टार पॉइंट में याद रखोगे कि फ्लो ऑफ द हीट होता क्यों है. पहले तो कोई मुझे बता सकता है फ्लो ऑफ द हीट क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर होता है या नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगर दो जगह का टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहां पे हीट का फ्लो होता है. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? फ्लो ऑफ द, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द हीट होगा फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर. कब तक होगा बच्चों? जब तक दोनों सिस्टम, बिल्कुल दोनों सिस्टम सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए. तो फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है. तो मैंने क्या किया, मैंने T1 मान लिया. आप रिवर्स भी कर सकते हो बेटा. मैंने T1 मान लिया सिस्टम का टेम्परेचर, ठीक है बेटा. T2 ले लिया मैंने सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है. दिस इज अ टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम एंड दिस इज अ टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग. तो पहला केस लिया 1 जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन है T2 से. बताओ मुझे क्या होगा, व्हाट वुड हैपन देन? अगर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो हीट, आप बोलोगे ना हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, यस और नो. इसको मैं क्या लिखूंगी? देखो जो मैं, आप समझ रहे हो मैं वही लैंग्वेज लिख रही हूँ, बस थोड़ा सा एक वर्ड मैंने ऐड किया है. हीट इवॉल्व्ड आउट ऑफ द सिस्टम. कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ये तो आपको समझ में आता है. इवॉल्व्ड आउट ऑफ सिस्टम. अगर किसी को इवॉल्व्ड समझ में नहीं आता है, रिलीज समझ में आता है, ठीक है. रिलीज याद रखो, रिलीज कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो. हीट रिलीज्ड आउट ऑफ द सिस्टम, या इसमें मैं एक और वर्ड चेंज कर देती हूँ, हीट फ्रॉम कर देती हूँ, ठीक है. उससे और अच्छे से समझ आएगा, हम इस बात को पकड़ लेंगे आगे. हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द, कहां पे? सराउंडिंग, ठीक है. अब अगर मेरे पास केस 2 है, T2 ग्रेटर देन T1 या बच्चा T1 लेस देन T2, अब क्या होगा? Heat released from surrounding to system. देखो ये एक वे है जो अभी शायद किसी स्टूडेंट ने बोला है, ये स्टूडेंट ने बोला है
अगर सराउंडिंग की हीट ज्यादा है तो हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम। अब देखो बेटा, सराउंडिंग मैम बहुत हीट वास्ट अब्सॉर्ब्ड है। बाय द सिस्टम। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब सराउंडिंग बहुत वास्ट है, सराउंडिंग की जितनी भी कैलकुलेशन है ना वो हम नहीं कर सकते हैं, तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सिस्टम, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द मेजरमेंट रिलेटेड टू द सिस्टम ओनली। तो जो आपने बोला है वो बिल्कुल सही है, पर थर्मोडायनेमिक्स में हम इसे कैसे चलेंगे लेके, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब हीट सिस्टम एब्जॉर्ब क्यों कब करेगा बताओ, हीट सिस्टम एब्जॉर्ब तब करेगा ना जब सराउंडिंग उसे रिलीज करेगा, तो वो भी सेम ही वे हुआ। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब हमारे पास बहुत सिंपल सा फंडा है, देखो केमिस्ट्री में, हो सकता है फिजिक्स इससे कॉन्ट्राडिक्टरी होगा जब आप उसका थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री में बहुत छोटी सी बात आपको याद रखनी है, जिस केस में सिस्टम की अपनी एनर्जी इंक्रीज होती है उसको हम साइन कन्वेंशंस में पॉजिटिव लेंगे, और जिस केस में सिस्टम की अपनी एनर्जी डिक्रीज होती है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं साइन कन्वेंशंस ले रही हूँ जल्दी जल्दी। साइन कन्वेंशंस देखो क्या है, साइन कन्वेंशंस हैं इसके लिए, जरा जल्दी से लेके चलते हैं इसको। बच्चा पहले तो हीट को हमने क्यू लिखा था, और चेंज इन हीट के लिए हम इसे क्या लिखेंगे, डी क्यू लिखेंगे। ठीक है, अब जो चेंज इन हीट डी क्यू है, जो तो है हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा उसमें लिखेगा हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो इसका मतलब है अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो पहले वो सारी हीट किसके पास थी, सिस्टम के पास थी। हीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ या ना, तो इसका मतलब है इसका साइन कन्वेंशन क्या आएगा, नेगेटिव या माइनस, जिसको आप बोल सकते हो। डी क्यू चेंज इन हीट प्लस आएगा, कब आएगा प्लस, जब आएगा हीट हमारे अब्सॉर्ब्ड पास बाय द, बिल्कुल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो ये है पहला तरीका, बाय द सिस्टम सॉरी, जिससे सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का देन लेन होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, अगर आपके पास हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम आएगा तो उसे माइनस लिख देना, क्वांटिटी जो भी दी हो, और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम होगा तो प्लस लिख देना। अब दूसरा स्टार पॉइंट, यहाँ पे दूसरा स्टार पॉइंट क्या है, इफ द हीट चेंज इज स्मॉल, ये भी मैं बहुत बार थर्मोडायनेमिक्स में यूज करूंगी। इफ द हीट चेंज इज स्मॉल, अगर हीट चेंज स्मॉल आएगा ना तो आपका बच्चा डी क्यू अप्रोक्सीमेटली क्यू के बराबर ही होगा। अच्छा, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन करते हो या जो भी इसमें एक्सप्रेशंस करते हो, कई बार लिमिट में आप बोलते हो ना कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है ना, करते हो ना, बस मैंने वही बात करी है कि अगर आपके पास हीट चेंज बहुत स्मॉल है तो जो चेंज इन हीट है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, हीट इटसेल्फ। अब सेकंड वे है वर्क, जिसको मैंने वर्क लिखा है उसको कहीं कहीं पे मैटर भी लिखा हो सकता है। मतलब कौन से दो तरीके हैं जिससे सिस्टम एंड सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज होता है, सॉरी एनर्जी का एक्सचेंज होता है। पहला तो हीट, हीट का भी एक्सचेंज होता है, वो एनर्जी का ही एक्सचेंज हुआ, और दूसरा वर्क, वर्क को मैटर भी कह सकते हैं। अब जो आपका वर्क है ना, देखो वैसे तो एनर्जी कितने टाइप की है वो हम बता ही नहीं सकते हैं। आप क्लास में जितने बच्चे बैठे हो ना, सारे एक एक टाइप की एनर्जी का नाम ले दो तब भी नहीं खत्म होगी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आते हैं। अब एनर्जी का ही यू कैन से आप वर्क में कन्वर्जन करते हो, या रिवर्स बोलो, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इन द यू कैन से योर सिलेबस पर्सपेक्टिव या थर्मोडायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव से हम वर्क को दो टाइप्स में लिखेंगे मेजर। एक तो हम लिखेंगे इसमें एक्सपेंशन वर्क, ठीक है बच्चा, एक्सपेंशन वर्क, और दूसरा हम इसमें लिखेंगे नॉन एक्सपेंशन वर्क, नॉन एक्सपेंशन वर्क। अब बेटा जो तो है एक्सपेंशन वर्क वो तो है थर्मोडायनेमिक्स में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसे हम पीवी वर्क भी कहते हैं। पीवी का मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और जो आपका नॉन एक्सपेंशन वर्क है वो है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सुना है बच्चों, Yes, यस ma'am. मैम। है ना, तो इलेक्ट्रिकल वर्क हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे, दिस एक्सपेंशन वर्क, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। ठीक है,
अब वर्क डन, अब मैं जब भी वर्क डन बोलूंगी थर्मोडायनेमिक्स में, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम एक्सपेंशन वर्क की बात कर रही है। ये वाला वर्क कब करेंगे हम डिस्कस, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जो आपका वर्क डन है या जो मैटर है वो कैसे कंसिडर करेंगे, उसके लिए मैं छोटी सी आपको एक डेरिवेशन भी कराऊंगी, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि कैसे हम इन चीजों को करते हैं। अच्छा बेटा, लेट अस सपोज कि वी आर हैविंग अ बीकर। ये बीकर है, इस बीकर में ना कोई गैस फिल्ड है, ठीक है। ये मैंने गैस रख दिया, सिलेंडर ले लो, बीकर ले लो, वेसल ले लो, कोई भी। अब इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया हमने पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये पिस्टन है। अब लेट अस सपोज दैट अब पिस्टन इस पे प्रेशर क्रिएट कर सकता है, तो लेट अस सपोज दैट ये था आपके पास लेंथ, ये बीकर की वो लेंथ है जो आपकी गैस की इनिशियल थी पोजीशन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ। अब लेट अस सपोज कि मैंने इस पिस्टन से प्रेशर एक्सर्ट किया इस पे, जिसको मैं PEXT लिखूंगी। EXT का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर, और एक प्रेशर इसका होता है गैस का, जिसे मैं डिनोट करूंगी P गैस, ठीक है बेटा। यही दो फोर्सेस हैं, एक को अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, आप तो फिजिक्स पढ़ते हो आपको पता है, और ये एक आपकी उसकी अपोजिट फोर्स है। तो दैट मीन्स, yes, anybody want to ask anything? If you want to ask anything or any question you are having, you can type in a chat box. When I will take a poll, then we'll give the answer to your question. So this is a pressure of a gas and this is called as a external pressure. These are the two opposite pressures. ठीक है बेटा। अब what would happen, अगर मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, तो मान लो प्रेशर अप्लाई करने से, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से जो लेवल था उस बीकर में गैस का, वो डिक्रीज हो गया। तो बच्चा जब ये डिक्रीज हो गया ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेंथ एक्वायर करी ना आपकी गैस ने इस बीकर में, वो L डैश है। तो ये है हमारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट छोटा सा। अब आपको पता है प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है बेटा। तो अगर मुझे इसमें से फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, तो दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा प्रेशर वर्क करवा रहा है, ये सारा एक्सटर्नल प्रेशर वर्क करवा रहा है, ठीक है। अब वर्क डन क्या होगा, देखो ये P एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। ये एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे हमारे वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए मुझे जब वर्क डन कैलकुलेट करना है ना, DW, वो आएगा फोर्स। वर्क डन की क्या डेफिनेशन होती है, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जिसको आप डेल्टा L बोलोगे। डेल्टा L कैसे लिखा जाता है बताओ मुझे, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो या नहीं करते हो? यस मैम। तो बच्चा जी फाइनल क्या है L डैश और इनिशियल क्या है L, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है ना। तो फाइनल L डैश, इनिशियल L, तो कैन आई से दिस इज DL। चलो ये D Yes, से ma'am. चलता है तो हम इसे भी D लिख देते हैं। D और डेल्टा में बस आपको मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगी, तब बताऊंगी कि थोड़ा सा आप जब लिमिट वाला पर्सपेक्टिव लेते हो तो स्मॉल क्वांटिटी है D कंपैरेटिवली, डेल्टा एवरेज वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो दिस इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू बच्चा जी क्या है इस इक्वेशन से, फोर्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी P एक्सटर्नल इंटू एरिया A मल्टीप्लाइड बाय द DL। तो ये आपका एरिया इंटू लेंथ किसके डायमेंशंस बन गए, वॉल्यूम के डायमेंशंस बन गए ना, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है Yes, ना, ये ma'am. वॉल्यूम के डायमेंशंस बन गए। अच्छा अब मुझे बताओ, जरा ध्यान से सोच के बताना, इसको दो पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगी, जो आपको याद रहा उस हिसाब से आप साइन लगा लें। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा या इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या कम। डिक्रीज होगा, कम कम। होगा। यानी कि मैं इस बॉक्स में जो लिख रही हूँ वो आपको ये बात समझ में आ रही है कि P एक्सटर्नल जब इंक्रीज होता है बच्चों, तो DV उस केस में डिक्रीज होता है ना। तो अगर एक को मैं प्लस लेती हूँ तो दूसरा मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यस और नो बेटा? Yes, ma'am. यस मैम, हमें समझ में आ रहा है। अब सेकंड थिंग देखो, अगर आप यहां से भी चेक करो, L डैश है फाइनल वॉल्यूम लेंथ एंड L है इनिशियल, तो आपको पता है ना कि L डैश इज लेस देन L, Yes, ma'am. यस और नो? तो इससे भी DL का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो जब नेगेटिव को यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, एरिया तो नेगेटिव नहीं है तो आंसर नेगेटिव आएगा।
तो इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि हम कैसे इसके साइन कन्वेंशंस कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप चलते चलो, मैंने तो सिर्फ प्लस माइनस करके इसको लिख दिया है, कैसे आएगा आगे साइन वो चलते हैं। तो ये आ गया आपका स्मॉल वर्क डन। बच्चा अगर ये स्मॉल वर्क डन है तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन कैसे जाएंगे बताओ? फिजिक्स में पढ़ते हो स्मॉल वर्क डन से टोटल वर्क डन कैसे जाते हैं? इंटीग्रेट करना है। Yes. इंटीग्रेशन। तो दिस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। ठीक है, और वॉल्यूम की लिमिट्स आप लगा सकते हो इनिशियल एंड फाइनल। तो पहले तो यहां तक चलते हैं। मैं इस स्लाइड को थोड़ा शिफ्ट कर दूं, यस मैम। यस ठीक है? तो पहले तो ये याद रखना है कि जो हमने वर्क निकाला था, अभी मैं एक्सपेंशन कंप्रेशन की कोई बात नहीं करती हूँ, अभी बाद में आते हैं साइन कन्वेंशन पे। जो मैंने वर्क डन लिया था जिसको हम बोलते हैं स्मॉल, लिख देते हैं इसको, है ना, स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन DW वो हमने लिया था P एक्सटर्नल इंटू DV। ठीक है, अब बेटा जी P एक्सटर्नल इंटू DV, तो अगर मेरे पास DV है तो वॉल्यूम की ही लिमिट्स आएंगी यहाँ पे, यस V1 टू V2। अब P को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, देन कैन यू सजेस्ट एनी इक्वेशन इफ आई हैव टेकन द आइडियल गैस इन द कंटेनर और द सिलेंडर विच कैन चेंज द P इनटू द V? कौन सी इक्वेशन PV होती इक्वल टू है? NRT। बिल्कुल जी, PV इज इक्वल टू NRT। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P की वैल्यू आ जाएगी NRT अपॉन V। यस और नो? यस यस तो मैम। ये बन जाएगी NRT डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड बाय DV V1 टू V2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। बेटा जी इसमें क्या क्या फैक्टर कांस्टेंट है बता दो जरा मुझे जल्दी जल्दी। NRT। शाबाश, NRT इसमें से कांस्टेंट है, तो आपके पास बच गया V1 टू V2 एंड देन इज द 1 by V into DV। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 by V? लॉग मोड। मैं इसको ln लिख देती हूँ, नेचुरल लॉग सबको पता है, नेचुरल लॉग में जाएगा पहले ln नेचुरल लॉग V and the limits are V1 to V2 and when you will substitute the limits in the place of a V then upper limit minus lower limit करके क्या बनेगा? ln V2 minus log natural V1। yes or no? तो यस दिस मैम। इज NRT क्या बन जाएगा इसका अगर मैं इसे फॉर्मूला मैम अप्लाई डिवाइड में हो करूं? जाएगा। यस जी बिल्कुल, डिवाइड कर देते हैं V2 बाय V1। और मुझे नेचुरल लॉग को भी चेंज करना है log टू द बेस 10 में, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन में। तो ये आ जाएगा 2.303 NRT LOG। अब ये जो LOG बनेगा ये log बनेगा टू द बेस 10 वाला V2 बाय V1। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। आपको याद होगा मैंने पीछे यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस किया था सिर्फ इसलिए कि जैसे जैसे P एक्सटर्नल बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे लगा देती हूँ। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये एक्सप्रेशन आप याद रखोगे? पहले मुझे ये बताओ, DW की भी बच्चा जी इंटीग्रेशन होके वो क्या बन जाएगा? W बन जाएगा। अब मैं ना इस पे कुछ डिस्कशन करूंगी। एक बार मैंने डेरिवेशन इसलिए करके दिखा दी कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का आइडिया बैठ जाए। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने आपको ये बताया अभी कि W आ गया माइनस ऑफ 2.303 NRT log ऑफ V2 बाय V1। यस और नो? यस मैम। अच्छा, अब करते हैं इस पे थोड़ी सी डिबेट। अगर है बच्चा एक्सपेंशन वर्क, कोई मुझे बताएगा एक्सपेंशन वर्क कब होगा, जब कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? शाबाश, जल्दी जल्दी से बताओ। मैम P गैस। शाबाश, प्रेशर ऑफ गैस जो था अगर वो ग्रेटर देन होगा एक्सटर्नल प्रेशर से, मतलब जो आपके पास यहाँ पे गैस कंटेन्ड है अगर वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है इन कंपैरिजन टू जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो पिस्टन ऊपर को उठेगा, और पिस्टन ऊपर को उठेगा तो गैस क्या होगी? एक्सपेंड हो जाएगी। तो अगर ये कंडीशन है प्रेशर ऑफ गैस ग्रेटर देन है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो बच्चा जी वॉल्यूम V2 ग्रेटर देन आएगा V1 से, हाँ या ना? यस मैम। V2 ग्रेटर देन V1 से आएगा तो क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ कि V2 बाय V1 ग्रेटर देन 1 होगा? यस मैम। अरे ये तो मैथमेटिक्स है, जल्दी जल्दी से कर सकते हैं बच्चा। अगर V2 बाय V1 ग्रेटर देन 1 है तो log ऑफ द क्वांटिटी x विच x इज ग्रेटर देन 1 वो हमेशा क्या आंसर देगा?
पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आपके एक्सप्रेशन में क्या आंसर है? माइनस। तो इसका मतलब है आपका जो एक्सपेंशन वर्क है उसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। अब आ जाओ कंप्रेशन पे। ठीक है, अगर है कंप्रेशन वर्क, कंप्रेशन वर्क कब होगा बच्चों? पी एक्सटर्नल ज्यादा होगा। हाँ, जब पी एक्सटर्नल ज्यादा होगा प्रेशर ऑफ गैस से, बाहर वाला प्रेशर ज्यादा, जो मैंने केस लिया था, तो ये पिस्टन नीचे को आएगा और आपकी गैस कंप्रेस हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो बच्चा V2/V1 होगा लेस देन 1। मैंने सीधा ही लिख दिया, V2/V1 Yes, लेस ma'am. देन 1 होगा और log ऑफ द x नेगेटिव हो जाएगा अगर आपका x लेस देन 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वर्क कंप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये मैंने आपको डेरिवेशन से बता दी। अब यहां से हम चीजें एक ही पेज पे सॉल्व कर लेंगे। पहला तो है, रेड कलर ले लेते हैं इसमें, ठीक है। पहला तो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में मैम ने हमें क्या सिखाया था कि जिस केस में सिस्टम की अपनी एनर्जी कम हो उसको नेगेटिव मानो, जिस केस में सिस्टम की अपनी एनर्जी बढ़ रही है वो पॉजिटिव है। तो जब एक्सपेंशन वर्क होता है तो सिस्टम की अपनी एनर्जी घटती है या बढ़ती है? एक्सपेंशन वर्क है गैस को ऊपर बढ़ती उठना। है। अब यहाँ क्या कहा बच्चा? कम एक्सपेंशन में होती या है। कंप्रेशन में? एक्सपेंशन कह रही हूँ मैं। कम होती है। हाँ बिल्कुल कम होती है। एक्सपेंशन वर्क मीन्स सिस्टम हैज टू परफॉर्म द वर्क एंड व्हेन द सिस्टम हैज टू परफॉर्म द वर्क देन इट मीन्स सिस्टम इज यूटिलाइजिंग इट्स एनर्जी टू डू सम वर्क ना। तो इसका मतलब है वहां पे आएगा हमारा साइन कन्वेंशन नेगेटिव। अगर आप कंप्रेशन की बात कर रहे हो तो सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। कौन काम करना है? एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब सराउंडिंग सिस्टम पे फोर्स क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है जिससे कंप्रेशन वर्क हो रहा है, तो वो आएगा पॉजिटिव। एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये है फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को छोटा सा ही लिख देते हैं, ऑफ द आइडियल गैस। आइसोथर्मल किसको बोलते हैं बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट। जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है इसमें, तो आइसोथर्मल कंडीशन है। और एक्सपेंशन या कंप्रेशन दोनों कर लो इसमें, एक्सपेंशन भी हो सकता है कंप्रेशन भी हो सकता है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। और मैंने आइडियल गैस ली है। तो इसमें हमने दोनों टॉपिक सॉल्व कर लिए हैं, साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक भी सॉल्व कर लिया, मॉड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। पहला कौन सा तरीका था जिससे सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का लेन देन होता था, बताओ तो? हीट। हाँ, पहला सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का लेन देन होता है हीट से, और सेकंड है वर्क से। या तो आपका सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग में या सराउंडिंग वर्क करेगा सिस्टम पे। एक बात हमेशा से याद रख के चलो कि हमारे पास, हमारे हाथ में सिर्फ सिस्टम है। सराउंडिंग बच्चा टू मच वास्ट है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, उसका चेंज भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो हमें कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम करना, और इसमें हम इंटरेस्टेड भी हैं। So these are the two modes of transference of the energy between the system and the surrounding, as well as we have done for the isothermal expansion of gas, how we have to apply the formula and all. मैम पेपर में आया था ये फॉर्मूला, पर पेपर में ना हमें वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था, प्रेशर दिया हुआ था। कैन एनीबडी गिव द आंसर? क्या करेंगे जल्दी जल्दी? रिपीट करना। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पेपर में क्वेश्चन आया था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस था, पर हमें ना वॉल्यूम की जगह ना कुछ ऐसा प्रेशर दिया हुआ था, और हम कैसे करते ये सॉल्व क्वेश्चन? आपने तो जो फॉर्मूला डिराइव कराया उसमें वॉल्यूम आता है। देखो अगर मैं इसमें आपको आइडियल गैस के बारे में बात कर रही हूँ और इसका इन्वर्स हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइसोथर्मल कंडीशंस के बारे में बात कर रही हूँ, तो बॉयल्स लॉ लगा सकते हो ना? यस मैम। है ना? बॉयल्स लॉ कौन सा होता है बच्चा? टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते क्या? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कर सकते हो कि नहीं? शाबाश बताओ। कर सकते हैं मैडम। तो अगर बेटा कर सकते हो तो फिर V2/V1 कर लेना। V2/V1 क्या आ जाएगा? P1/P2, इसका रिवर्स आ जाएगा 1-2 से। तो पेपर में V1/V2 से भी क्वेश्चन लग जाएगा या P1/P2 से भी क्वेश्चन लग जाएगा। तो आई थिंक मॉड ऑफ ट्रांसफरेंस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। यस मैम। चलें आगे, साइन कन्वेंशन भी क्लियर है? यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो फिर अब कुछ कुछ मैं जल्दी जल्दी से टर्म्स आपको पढ़ा देती हूँ टर्मिनोलॉजी के सेक्शन में। बहुत आसान है ये, थोड़ी छोटी छोटी टर्म्स हैं जिसमें मैंने आपको सिस्टम एंड सराउंडिंग तो पढ़ा दिया। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, है क्या डाउट? है ना, ये तो सिखा चुकी हूँ मैं। सिस्टम वो है जिसपे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या है? सराउंडिंग का यूनिवर्स माइनस सिस्टम है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। यूनिवर्स माइनस
सिस्टम। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये भी कुछ टर्म्स ही हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम भी आप उसी बेस पे करोगे जिस बेस पे आपने सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का लेन देन किया है। बाउंड्री का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जिसको नहीं आता लास्ट क्लास का लेक्चर सुन लेना। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहले होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। कैन एनीबॉडी टेल मी द आइसोलेटेड सिस्टम? मैम नो चेंज ऑफ एनर्जी। बिल्कुल जी, दैट टाइप ऑफ मैं एक ही बच्चे को पढ़ा रही हूँ क्या? बाकी क्यों नहीं रिस्पॉन्स करते हो आप लोग? समझ नहीं आएगा फिर ऐसे बच्चा। Isolated system means which can neither exchange heat, which can neither exchange heat nor matter beta, nor matter with the surrounding, nor matter with the सराउंडिंग। जो ना तो सिस्टम और सराउंडिंग में किसी चीज का एक्सचेंज नहीं हो सकता। रेड कलर ले लेते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग में ना तो हीट का एक्सचेंज होगा, ना ही होगा मैटर का एक्सचेंज। कैन एनीबॉडी गिव एनी एग्जांपल ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम फ्रॉम योर डेली लाइफ? जो आप डेली में देखते हो, कभी किसी आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल पढ़ी हो? मैम आजकल तो वाटर बॉटल्स भी आती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हम आजकल तो वैसे भी आपको सर्दी है तो पता होगा, मोस्ट ऑफ द यू कैन से पर्संस यूज की पानी गर्म रहे ना, हमें गर्म पानी चाहिए, तो क्या करते हो आप थर्मस लाते हो, या वाटर बॉटल भी ऐसी आ गई है अब तो उसमें क्या है कि ना तो वो पानी जो आपने रखा था, या चाय रखी थी, या मिल्क रखा है, कुछ भी रखा है, ना तो वो ठंडा हो रहा है। तो अगर वो गर्म से ठंडा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना। अब वो कम भी नहीं हो रहा है, जितनी क्वांटिटी आप डाल के लाए थे उतनी ही है, तो इसका मतलब है जितने भी परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम है फ्रॉम द सराउंडिंग, जैसे आपका थर्मस आ गया, या कोई ऐसी बॉटल आ गई जिसमें हीट का भी अंदर बाहर कोई फ्लो नहीं हो रहा है, हीट का अंदर बाहर फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी प्रोसेसिव एवापोरेशन ऐसी नहीं हो रही है, क्वांटिटी भी कम नहीं हो रही है, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है। एक बात मैं यहाँ पे बोलूंगी, जब भी मैं पढ़ाती हूँ मैं जरूर बताती हूँ ये बात, बच्चा 100% आइसोलेटेड सिस्टम या 100% ओपन या 100% क्लोज कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी शॉपकीपर से भी बोलते हो ना कि मुझे ऐसी बॉटल चाहिए, या ऐसा थर्मस चाहिए, या ऐसी वाटर बॉटल चाहिए, तो वो आपको एक स्टेटमेंट बोलता है कि इतनी देर तक इसमें पानी या जो भी आप रखोगे वैसे रहेगा, ठंडा या गर्म, ठीक है ना, जैसे टेम्परेचर पे रखोगे। कहता है या नहीं कहता? अब आप बोलो कि मैं उसमें यू कैन से गर्म पानी रख के उसे 10 दिनों बाद चेक करूंगा कि वो आइसोलेटेड है या नहीं, तो वो इतना नहीं है। हमारा जितना भी ये चैप्टर का कैलकुलेशन या जो भी डिस्कशन होगा ना, वो डिस्कशन है जो हमारे लैब का टाइम होता है। देखो आप समझ रहे हो, अगर आप ऑफलाइन स्कूल अटेंड करते होते तो आपकी लैब होती है ना, एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो ना बच्चा, तो जितना टाइम आप लैब में हो उस टाइम पे अगर कोई रिएक्शन आपका प्रोडक्ट दे देता है तो उसे हम बोलते हैं हाँ ये वेरी स्लो या वेरी फास्ट नहीं है, ये मॉडरेट है और इसका रेट मेजरेबल है। तो ये मैं जितनी भी बातें इस चैप्टर में करूंगी ना, इसे 100% तक लेके नहीं चलना है कि कोई आइसोलेटेड रहेगा हमेशा ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं मिलेगा, ये परफेक्टली इंसुलेटेड मींस इन द टर्म्स ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वो बोलता है कि हाँ 12 घंटे रहेगा, 24 घंटे रहेगा, अप टू दिस ओनली। अच्छा, सेकेंड टाइप है बच्चा जी यहाँ पे क्लोज ले लेते हैं। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम किसको बोलते हो? Ma'am, there is only exchange of energy with the surrounding. हाँ, हीट या एनर्जी बोल सकते हो। एंड वैसे तो आप हीट बोलो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि मैटर भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया। विच कैन एक्सचेंज द हीट बट नॉट मैटर, है ना, जिसमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है पर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। कौन सी ऐसी एग्जांपल है जिसमें हीट का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता? मुझे नहीं लेनी है वैसी महंगी वाली बॉटल भाई, मुझे कैसी बॉटल लेनी है? नॉर्मल बॉटल लेनी है। अब उसका पानी ठंडा हो जाएगा पर पानी कम तो नहीं होता है ना। Yes, ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ क्लोज सिस्टम। जल्दी जल्दी थर्ड टाइप लेके इसको कंप्लीट करते हैं। थर्ड है ओपन सिस्टम। हाँ जी बच्चा, ओपन सिस्टम तो नाम से ही क्लियर है, क्या होगा फिर? ma'am. Exchange of heat. हाँ जी बिल्कुल सही। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है विच कैन एक्सचेंज बोथ, विच कैन एक्सचेंज बोथ क्या क्या बच्चों? हीट एंड मैटर विद द सराउंडिंग। अब एग्जांपल बताओ तो। हीट एंड मैटर विद द सराउंडिंग्स, तो वो है ओपन सिस्टम। कौन से एग्जांपल है ओपन सिस्टम? मैम बीकर में पानी रखा है। हाँ,
आई शुड से जितनी भी प्रोसेसेस आपकी ओपन में हो रही हैं, आप इवेपोरेशन पढ़ते हो या जितनी भी फिजिकल प्रोसेसेस ओपन हो रही हैं, आप इवेपोरेशन देखते हो, आप बोलते हो कि हाँ इसका पानी का लेवल कम हो रहा है, ठीक है ना, मतलब हीट सन रेज पड़ रही है, उस पर क्वांटिटी वाटर की लेस हो रही है, तो वो आपका ओपन सिस्टम है। उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, हीट एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ओपन सिस्टम। ऑल द प्रोसेसेस दैट वी आर observing, all the physical processes especially that we are observing in our daily life, that are the examples of the open system. No container is used in that processes. तो ये तो हो गया सिस्टम, ये तो हो गई आपके सिस्टम की टाइप्स एंड द टर्मिनोलॉजी। कुछ मैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म यूज करूंगी, जैसे मैं बोलूंगी आइसोथर्मल, जो तुमने मुझे अभी अभी बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस बच्चा वो होती हैं जो थ्रू आउट द प्रोसेस मेरे पास क्या रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। एक तो ये टर्म मैं यहाँ पे यूज करूंगी। एक होती है आपकी आइसोबारिक, बार किसका यूनिट है बताओ तो? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगी बच्चों? जहां पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक होती है आइसोकोरिक, बॉइलिंग कांस्टेंट। हाँ जी, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? जिसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और एक प्रोसेस का नाम होता है एडियाबैटिक, ये इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस, बाकी वाली दो जो हैं आप फिजिक्स में ज्यादा पढ़ोगे, यहाँ पे हमें इन दोनों से ज्यादा काम है। एडियाबैटिक प्रोसेसेस वो होती हैं जिस प्रोसेस में नो हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। नो हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। तो बताओ क्या कांस्टेंट हुआ फिर? टेम्परेचर। बिल्कुल, हीट चेंज, टेम्परेचर नहीं बोलेंगे ना इसको, हीट चेंज कांस्टेंट। जब इसके इलस्ट्रेशन देंगे ना पूरे, आपको समझ में आएगा कि मैंने टेम्परेचर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक सेम नहीं, हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ तुम्हें कि जब मैं इसका पूरा इलस्ट्रेशन बताऊंगी ना कि इसमें इंथैल्पी वगैरह कैसे देते हैं, तब तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल अलग अलग है। एडियाबैटिक में तो आप देखोगे एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टेम्परेचर चेंज हुआ, आइसोथर्मल में चेंज नहीं होता। बिल्कुल ये एंटायरली डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, आज ही आ जाएंगे हम इस पे, डोंट वरी। नो हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम, हीट चेंज है इसमें कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा एक टर्म मैं बार बार यूज करूंगी यहाँ पे, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? देखो, साइक्लिक प्रोसेस का अगर मुझे एक डायग्राम बनाना है तो मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ। डायग्राम दिख रहा है क्या सभी को? यस मैम। अब मैंने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, ध्यान से देखना बेटा। ए टू बी गए हम इस रास्ते से जिसको मैंने लिखा पाथ 1, बी टू ए आए हम दूसरे रास्ते से जिसे लिखा मैंने पाथ 2। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक प्रोसेस? बिकॉज इन दिस प्रोसेस हम इनिशियल पोजीशन पे वापस रिटर्न हो जाते हैं। यस और नो? यस मैम। इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है ना वो ये है, द प्रोसेस विच अंडरगोज द सीरीज ऑफ चेंजेस, द प्रोसेस विच अंडरगोज अ सीरीज ऑफ द चेंजेस। ये मतलब नहीं है कि इसमें कुछ नहीं हुआ है, undergoes the series of the changes and finally return to the initial back, finally return to the initial position back, return to the initial position back, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसका ये मतलब नहीं है इसमें कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट वापस से हम उसी इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक प्रोसेस। अब मैंने ये साइक्लिक प्रोसेस क्यों पढ़ाया, जब मैं आपको स्टेट एंड पाथ फंक्शन पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? इसको केमिकल इक्विलिब्रियम पर्सपेक्टिव से नहीं, थर्मोडायनामिक्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या समझते हो? अच्छे पहले ये बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन। ऐसा तो पढ़ते हो ना? यस मैम। मतलब जिसमें फॉरवर्ड भी हो रहा है बैकवर्ड भी हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम यहाँ पे इसलिए लिया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में आप ये इक्विलिब्रियम का निशान डाल के लिखते नहीं हो ऐसे, रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है बैकवर्ड भी हो रहा है।
ठीक है, तो जो आपकी प्रोसेसेस दोनों डायरेक्शन में, यानी कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट दे रहा है, वो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। पर जब मैं थर्मोडायनेमिक्स में इस टर्म को यूज करूंगी ना, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ वो ध्यान से सुन लो। आपने अभी बीकर वाला एक्सपेरिमेंट देखा था? यस मैम। उसमें मैंने 2 टाइप की फोर्सेस लिखी थी, बहुत ज्यादा इसको डिस्कशन में नहीं लाएंगे, जितना जरूरी है उतना करेंगे, थोड़ा सा तेज भी चलना है। एक फोर्स थी आपके पास प्रेशर एक्सटर्नल, ठीक, क्या याद आ रहा है डायग्राम में? पिस्टन के ऊपर जो था पिस्टन का प्रेशर, और एक हमारे पास था पी गैस। क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये 2 अपोजिंग फोर्सेस हैं? यस और नो? इन दोनों में ही तो कंपटीशन चल रहा है। एक इसकी अप्लाइड है और एक ये ड्राइविंग फोर्स है, मतलब इसी के कारण हो रहा है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ना हो तो वर्क डन 0 है, वैक्यूम में कोई वर्क डन नहीं होता। यस और नो? तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस है अप्लाइड एंड द अपोजिंग, यानी कि एक काम करवा रही है और दूसरी उसकी ऑपोजिट है। तो जब आपके पास जो 2 अपोजिट फोर्सेस हैं वो स्लाइटली डिफरेंट हो, मेरी ये बात याद रखना, ये पेपर में काम आती है, जब 2 अपोजिट फोर्सेस स्लाइटली डिफरेंट हो। स्लाइटली डिफरेंट का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करके देख लो। मान लो मैंने जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो हल्का सा कम रखा, किससे? प्रेशर ऑफ गैस से। अब मुझे बताओ कि अगर बाहर वाला प्रेशर हल्का सा कम है, डीपी, मतलब पी माइनस डीपी है, और अंदर वाला प्रेशर ऑफ गैस पी है, तो पिस्टन की मूवमेंट किधर होगी? ऊपर को। एक पी माइनस डीपी है बाहर प्रेशर, और अंदर प्रेशर ऑफ गैस थोड़ा सा ज्यादा, तो पिस्टन अपनी मूव करेगा जहां प्रेशर ज्यादा है, यस है ना? तो प्रेशर आप मूव करेगा और थोड़ी देर बाद एक कांस्टेंट प्रेशर एक्वायर हो जाएगा। फिर हमने थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज कर दिया, फिर हमने थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस वहां पे सेटल अप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जब आपकी जो 2 अपोजिंग फोर्सेस हैं, जब एक्सटर्नल और प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस और एक्सटर्नल प्रेशर थोड़े से अमाउंट में चेंज होंगे, मतलब ऐसा होगा कि डीपी का चेंज है और डीपी इज वेरी स्मॉल, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल सेटअप हो जाती है थर्मोडायनेमिक्स में। और इरिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे क्या होगी? इरिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस उसको बोलते हैं जब आपकी एक्सटर्नल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ गैस दे वरी इन लार्ज मैनर। मतलब जो प्रेशर एक्सटर्नल है और प्रेशर गैस है, इनमें जो डिफरेंस होगा वो लार्ज होगा, ठीक है? अब डिफरेंस हो या उससे वो ज्यादा हो, वो दोनों हो सकते हैं, कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा वेरी करें अगर, ठीक है, वेरी लार्ज मैनर, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। इसको भी करके देख लो। अगर बाहर वाला प्रेशर बहुत कम है, अंदर वाला प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो पिस्टन टक करके ऊपर चला जाएगा, वो वापस आके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करेगा। उसे बोलते हैं अब्रप्ट मूवमेंट हो गया, एकदम से मूव हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इरिवर्सिबल प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल वो बहुत ज्यादा लार्जली वेरी करते हैं, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड एज योर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आइडिया हो गया इसका? यस मैम। चलो, अब कुछ टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट ऑफ द सिस्टम एक्सेट्रा। अब स्टेट वेरिएबल या स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? देखो, जब आप लोग गैसीय स्टेट पढ़ते हो ना, तो गैसीय स्टेट में आप लोग कुछ लॉस ड्राइव करते हो, जिसमें आप पीवीटी को यूज करते हो, पता है ना आपको बच्चा? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लेशेक्स लॉ, डाल्टन्स लॉ करते हो ना इनका यूज। तो स्टेट वेरिएबल आर दोज थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज, those thermodynamical properties which define the state of the system, which define the state of the system, ठीक है? जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। अब भाई स्टेट क्या है, इसको मैं अभी आपको पहले लिख लूं, फिर एग्जांपल देती हूँ। स्टेट इज द कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम. It is a condition of the existence of a system
ये है स्टेट वेरिएबल्स. When its microscopic properties have a definite value, when its microscopic properties, या आपको मैंने माइक्रोस्कोपिक नहीं लिखा है ना, आपको स्टेट वेरिएबल्स लिखा है तो स्टेट वेरिएबल्स लिख देते हैं. When its thermodynamical property लिखो, जो ऊपर वर्ड यूज किया वही कर लेते हैं. Thermodynamical properties have definite value. इसका मतलब क्या है? बहुत आसान बात है, डेफिनेट वैल्यू. अच्छा आप मुझे ये बताओ वाटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जल्दी जल्दी. 3. ठीक है. अगर मुझे पता लगाना है, वाटर की 3 स्टेट्स के नाम भी पता है ना फिर तुम्हें? Yes. आइस है, स्टीम है, और वाटर को तो मैं वाटर ही लिखूंगी जब लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है. अगर मुझे पता लगाना है बिना देखे, फिजिकल अपीयरेंस चेक नहीं की मैंने, मुझे पता लगाना है कि ये आइस है, स्टीम है या वाटर है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी बताओ? टेम्परेचर से. शाबाश, टेम्परेचर से पता लगाऊंगी ना. अगर मैं किसी को बोलूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर या माइनस में है टेम्परेचर, तो बोलोगे आप आइस है बिना देखे. अगर मैं बोलूं कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 100 से ऊपर है, तो वो बोलोगे वेपर बन गया, स्टीम हो गया. अगर मैं बोलूं कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, 298 केल्विन है, तो आप बोलोगे ये तो पानी लिक्विड की फॉर्म में होगा. तो यानी कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है स्टेट वेरिएबल. स्टेट वेरिएबल मतलब जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. अब देखो डेफिनेशन क्लिक कर रही है या नहीं? Those thermodynamical properties which define the state of the system. और स्टेट क्या है? स्टेट है कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम. सिस्टम किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वो कौन डिसाइड कर रहा है? उसकी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिसाइड कर रही है. अगर उसकी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी यानी कि पी वी टी या आगे जाके और पढ़ेंगे, ये चेंज हो जाएंगी ना, तो उस केस में उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी. बाकी ये तीन बेसिक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स भी इन्हीं को बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज भी इन्हीं को बोलते हैं. ये 3 थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू कांस्टेंट कर दो तो बाकी 2 में रिलेशनशिप आ जाता है, जिसे हम गैस लॉज कहते हैं. तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि 2 ही नीडेड हैं, 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए. तो यहाँ तक क्लियर है? Yes. चलो सभी को क्लियर है ना? चलो जी ठीक है. ओके ओके ओके. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टेक द इंटरनल एनर्जी. क्या होती है भाई इंटरनल एनर्जी? हु विल टेल? हम सिस्टम की एनर्जी बता ही नहीं सकते भैया कितने टाइप की एनर्जी है. देखो कि आप इसे पता क्या बोलेंगे? सम ऑफ all the types of energies of the system. All the types of energies of the system. बच्चा जी अब आप देखो उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी, कितने सारी एनर्जीज हैं. तो इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ द एनर्जीज ऑफ द सिस्टम एंड देन टू एड अप टू गिव द टोटल एनर्जी? इज इट पॉसिबल? नो, है ना. डिफरेंट टाइप की एनर्जीज को कैलकुलेट करना और उसको एड अप करके टोटल एनर्जी देना वो पॉसिबल नहीं होता. तो पहले तो इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं यू. ई लिखने को हम ई लिख देते हैं, बट थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इसका सिंबल यू है. अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि ये ई मान के चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यू है. अब बच्चा यू है आपकी इंटरनल एनर्जी, बट प्रॉब्लम क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू समझते हो ना? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एक्यूरेटली ये कितनी है. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको अभी बताया कि वेरियस टाइप्स ऑफ द एनर्जीज हैं, एक एक को पहले कैलकुलेट करना एब्सोल्यूटली ये पॉसिबल ही नहीं है. फिर उनको ऐड करके टोटल निकालना नहीं, तो ये बहुत बिल्कुल मुश्किल है. तो फिर हम क्या करते हैं? हम कोई रिएक्शन जब परफॉर्म कराते हैं ना लैब में, हम उसमें देखो रिएक्टेंट की, अच्छा मुझे भी यू ही यूज करना है. हम रिएक्टेंट की एनर्जी अगर इंटरनल एनर्जी ए है और प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी बी है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन द चेंज. ये जो डेल्टा यू है उसको क्या पढ़ोगे बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज अ चेंज. हाँ बिल्कुल, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. इसे हम चेंज इन द इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं. तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं. अब ना जब मैं ये बात पढ़ाती हूँ तो बहुत सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बार एक कॉमन क्वेश्चन मैं फेस करती हूँ हर क्लास में कि मैडम
अगर हमें ये भी नहीं पता और अगर हमें ये भी नहीं पता, बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, तो हम डिफरेंस करके ये कैसे निकाल लेंगे? आप तो कह रहे हो कि इनकी एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। यस और नो? क्वेश्चन समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ, Yes, ma'am. आया क्वेश्चन Yes, समझ के? मैंने Yes, क्वेश्चन ma'am. क्या बोला है जो तुम्हें पूछना चाहिए था मैंने ही पूछ दिया। अब बेटा ये बिल्कुल सही है कि हम एब्सोल्युटली ए की इंटरनल एनर्जी और एब्सोल्युटली बी की इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा जरूर है कि यूबी माइनस यूए होता है, पर इसकी कैलकुलेशन हम इससे नहीं करते। एक बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, आप कभी एनसीईआरटी उठा के देखोगे, उसमें उसकी डायग्राम भी बनी हुई है। तो उसमें हम जैसे आप ले लो ना, रीडिंग आती है, रीडिंग समझते हो ना? ठीक है ना? Yes, ma'am. फिजिक्स में लैब में भी जाते हो तो रीडिंग नोट करते हैं उसमें, ठीक है? या आप पढ़ते ही हो वोल्ट मीटर, एमीटर एंड एवरीथिंग। तो ये उसकी रीडिंग से या उसकी कुछ कैलकुलेशन से आता है। मैंने इसको लिखा ऐसे है पर कैलकुलेशन इसकी ऐसे नहीं की है, ठीक है? तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द सम अपरेटस। जिस सब्सटेंस की कैलकुलेट करनी है इंटरनल एनर्जी, उसको उस मशीन के अंदर डाला और उसकी इंटरनल एनर्जी की रीडिंग या जो भी है कैलकुलेशन मार के निकाल दी। ये यूबी माइनस यूए से नहीं लिया गया है, ठीक है? वो क्या कैलकुलेशन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये है इंटरनल एनर्जी। अब यहां से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन। यहाँ पे हमारा साइक्लिक वाला डेफिनेशन भी काम आएगा, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या है भाई? स्टेट फंक्शन है दोज क्वांटिटीज, जहां पे भी मैं क्वांटिटीज लिखूं थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है, दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस, depends upon the initial and the final positions not on the path followed, not on the path followed। देखो हम कैसे पहुंचे वो मैटर नहीं करता, अगर इनिशियल और, अब आपको तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ते हो ना कॉन्सेप्ट। अब ए से बी तक जाने के कई रास्ते हैं भाई, ये ए है ये बी है। अब ए से बी तक यहाँ से भी जा सकते हो यहाँ से भी जा सकते हो, तो जब तक इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, तो अगर कोई भी क्वांटिटी की मेजरमेंट उसमें करते हैं वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि कैसा पाथ अडॉप्ट किया है, तो वो क्वांटिटी क्या है? स्टेट फंक्शन। तो अब हमने पहला स्टेट फंक्शन पढ़ लिया है जो हमारा क्या है? थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है क्योंकि इसकी जो कॉम्प्यूटेशन है, इसकी जो वैल्यू है, वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि ए से बी चेंज कैसे आया या कौन सा हमने पाथ फॉलो किया। बस हमें अगर जब भी रिएक्शन में ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट होगा, चाहे वो वाया सी हो, वाया सी टू डी एफ, फिर आगे जाके बी बने, पर अल्टीमेटली हमारे इनिशियल एंड फाइनल ये है, तो हमारी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके साथ ही एक वैल्यू पाथ फंक्शन, फिर एंथैल्पी और फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वांटिटी है जी पाथ फंक्शन। ये बीच में टर्मिनोलॉजी भी छोटी छोटी मुझे यूज करनी पड़ रही है, वो आपको ध्यान में रखनी है। पाथ फंक्शन नाम से क्लियर होगा? बताओ क्या लगता है क्या होंगे? those functions or the thermodynamical variables or the thermodynamical properties whose value किस पे डिपेंड करेगी बच्चा? path, बिल्कुल, डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। जो पाथ फॉलोड पे भी डिपेंड करती है, दे आर कॉल्ड एज अ पाथ फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं दो आपको लर्न ही करवा देती हूँ, अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो आपको दिख जाएंगे और आंसर लगा देना। हीट एंड वर्क को याद ही रख लो। हीट एंड वर्क दोनों क्या है आपके? कैसे फंक्शन है पाथ बच्चा? फंक्शन है। हाँ, ये दोनों पाथ फंक्शन है। अब मैं आपको ना इसकी एक ट्रिक भी बता देती हूँ। जो तो आपके होंगे स्टेट फंक्शन, एक डेफिनेशन तो तुमने पढ़ ली, वो इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करते हैं, और पाथ फंक्शन पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। जो आपके स्टेट फंक्शन होंगे ना, अगर उनका ये क्लोज्ड लाइन पाथ था ना, ये था आपका साइक्लिक पाथ, याद है? अभी बनाया था मैंने। yes ma'am, Yes, ठीक है। ma'am. तो क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल
ये क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल। स्टेट फंक्शन कौन सा था हमारा, अभी क्या पढ़ा, इंटरनल एनर्जी। क्लोज्ड पाथ है ना ये, ए टू बी जाते हुए बच्चा साइक्लिक पाथ है ना, तो इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए स्टेट फंक्शन की तो वो आंसर आता है 0। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन इज 0। पर अगर वो आपका स्टेट फंक्शन नहीं है तो कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ पे बताओ, हीट आएगी या वर्क आएगा। लो मैं हीट को क्यू ही लिख देती हूँ जैसे तुम पहले लिख के चलो। इसका क्लोज इंटेग्रल लिया ए टू बी के अक्रॉस, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी U1 अगर इस पाथ में आएगी और U2 अगर उस पाथ में आएगी तो U1 माइनस U2 0 होगा, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। पाथ फंक्शन ऐसा नहीं है, वो रास्ते में आने वाली अड़चनों पे डिपेंड करता है। तो U1 W1 W2 Q1 Q2 डिफरेंट होगा और ये आंसर 0 नहीं आएगा। तो पेपर में अगर ये कंडीशन लगाई हो ना तो याद रखना, पाथ फंक्शन के लिए ये आंसर नॉट इक्वल टू 0 होता है और स्टेट फंक्शन के लिए ये आंसर 0 होता है। अब बताओ क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? यस मैम। अब हम फटाफट से लेते हैं, आज हमारा ना पहले 10 मिनट वेस्ट हो गया है। अब हम लेते हैं बच्चा फटाफट से कंसेप्ट ऑफ इंथैल्पी। कंसेप्ट ऑफ इंथैल्पी, यस बच्चा बोलो जल्दी। मैम यहाँ तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, यहाँ तक ये आपने अभी पढ़ाया था। अभी आएगा इंथैल्पी में। ये वाला पेज जब लिख लूंगी ना बस इसके साथ ही आ जाएगा। अभी तक टर्मिनोलॉजी थी ना बेटा, मैंने इसलिए नहीं करवाया। पोल भी लेना है मुझे आपका, फटाफट से करते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी को लिखते हैं एच से, तो एच को कैपिटल में लिख रही हूं मैं यहाँ पे। तो कंसेप्ट ऑफ इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी क्या है, इट इज द मेजर ऑफ हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। इसके बाद न्यूमेरिकली ले रहे हैं। It is the measure of heat content of the system। ठीक है ना, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, जितना सिस्टम में हीट कंटेंट है उस आगे सारे न्यूमेरिकली है, इस चैप्टर में थ्योरी थी जितनी हो गई। और इसकी अनदर डेफिनेशन क्या बोल सकते हो कि इट इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इट इज द सम ऑफ द internal energy and the product of pressure volume work। बचा तो इंथैल्पी H, सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी U, प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब आप ये याद रखोगे कि H भी क्या है, स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन में क्या नहीं कैलकुलेट हो सकता, एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो सकती। तो हम यहाँ पे लेंगे फिर डेल्टा, इस पे भी डेल्टा अप्लाई किया, इस पे भी डेल्टा अप्लाई किया, इस पे भी डेल्टा अप्लाई करके मैंने पी डेल्टा भी लिख लिया। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि मैम मैथ्स के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चले, मैथ्स में तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हो ना, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, जैसे डेरिवेटिव करते हो। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने ये नहीं लिया, मैंने सीधा ही पी डेल्टा वी ले लिया। तो ये है आपका रिलेशनशिप किस किस में, इंथैल्पी एंड द इंटरनल एनर्जी, जहां से आपका फर्स्ट लॉ भी जाएगा, यहीं से न्यूमेरिकल आते हैं, इंथैल्पी एंड द इंटरनल एनर्जी। तो ये पहला रिलेशन है। उसके बाद सेकंड करते हैं, कर दूं फटाफट शिफ्ट स्लाइड, बताओ जल्दी। यस मैम। बच्चा पहला रिलेशनशिप यहाँ पे लिख दिया है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सेकेंड रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है ना कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। हाँ जी, यस मैम। अगर P के साथ डेल्टा V लोगे तो यहाँ पे भी डेल्टा आ जाएगा ना, N इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे यूज कर लो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N के पैर में मैं G लिख देती हूँ फॉर द सपोर्ट, क्योंकि गैसियस स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स चेक करने हैं। और G लिखने का एक बेनिफिट ये है कि मान लो रिएक्शन में एक आधा लिक्विड है या सॉलिड है, उसको फिर इग्नोर करना ध्यान में रहता है। तो डेल्टा NGRT, तो ये हो गया आपका, इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो। तो ये है आपके दो रिलेशन।
किस किस में? डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में। अब दे देते हैं आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल और एज वेल एज योर पोल क्वेश्चन। अगर रिएक्शन है 2HI इन द गैसियस स्टेट, H2 plus I2, this is in the gaseous state, this is in the gaseous state. रिलेशन बताना है आपको डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, तीसरा ऑप्शन है डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, चौथा ऑप्शन है नो रिलेशन या डाटा इज इनसफिशिएंट। फटाफट से मैं पोल ले रही हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्च द पोल, डन। नो रिलेशन लिख दिया एक बच्चे ने। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा और टाइम नहीं ज्यादा लगाना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप तो मैथ्स वाले बच्चे हो, 1 मिनट में देख के ही समझ आ जाएगा। I want the participation from everybody. बच्चा स्पीड से आंसर करो पहले तो। Everybody has to answer and still only the 24, 25 students have given the answer out of 45. बाकी क्या कर रहे हो? So I am ending the poll and sharing the result with you. See whatever you have answered and 15 students have given the correct answer. कैसे पता लगा? पहले तो देखो इसमें इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये वाली इक्वेशन तो नहीं लग रही है। ये समझ में आ रहा था तुम्हें? यस मैम। अच्छा देखो, तो जी लिखा हुआ तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट चेक करो कितने हैं, 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट चेक करो कितने हैं, 2। अब देखो सब गैसियस गैसियस में है तो सॉलिड वाली तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी। तो डेल्टा एनजी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के भी 2, रिएक्टेंट के भी 2 और आंसर आ गया 0। तो अगर डेल्टा एनजी 0 आ गया तो इस इक्वेशन में डेल्टा एनजी 0 रखोगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो यही ऑप्शन आना था। सही है क्या? Yes, ma'am. चलो फिर आगे आओ फटाफट। अब ये रिएक्शन देखो, CaCO3 CaO, ये भी पोल क्वेश्चन लेंगे, CO2, ये गैसियस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। वही करना है डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन, और मैं सेम रख रही हूँ ऑप्शन नंबर भी सेम। पहले ए ले लेते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। बी में देख लें क्या किया था हमने, ऑपरेटर किया था। बी हो गया डेल्टा एच ग्रेटर देन, अच्छा यू है यहाँ पे, डेल्टा यू। सी है डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, और डी है नो रिलेशन या कांट बी प्रेडिक्टेड। फटाफट से आंसर करना है बेटा। लो जी, आई हैव जनरेटेड अ पोल क्वेश्चन नंबर 2 एंड लॉन्च्ड। कैन यू सी द पोल? Yes, ma'am. अच्छा चलो फटाफट बताओ। Again, I am telling you, you have to give the answer to this question, everyone. See the answer what you have given.
कैसे पता लगाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कौन बच्चा बताएगा कितने हैं? 1. नहीं, गलत आंसर कर रहे हो। 0 कंसिडर करके चलना है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट ले रहे हो आप, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन द गैसियस स्टेट लेके चलो 1। समझ में आ रही है मेरी बात? सॉलिड वालों को इग्नोर करना है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सॉलिड्स तो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है ना, तो वो वहां पे तो रिजल्ट देंगे ही नहीं। तो तभी तो मैंने आपको जी लिखवाया था पैर में कि आप ध्यान रखना कि सिर्फ गैसियस वालों को कंसीडर करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट 0, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन द गैसियस स्टेट 1। तो डेल्टा एनजी इन द गैसियस स्टेट ऐसे लिखा करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इन द गैसियस स्टेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट। तो आंसर आ गया 1 - 1 0, यानी कि प्लस में 1। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो बेटा अगर डेल्टा एन जी प्लस में आ गया, समथिंग इज बीइंग एडेड टू द डेल्टा यू, तो रिलेशनशिप इज डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लिखा है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ध्यान में रखोगे ना इसको पेपर में? Yes, ma'am. चलो ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट मैम हमने जैसे अगर ऐड हुआ तो डेल्टा यू की वैल्यू बढ़ेगी नहीं? डेल्टा यू की थोड़ा ना बढ़ेगी, डेल्टा एच की बढ़ेगी ना डेल्टा यू से। डेल्टा यू में तुम कुछ ऐड कर रहे हो और तुम्हारा नेट आंसर डेल्टा एच जा रहा है। नहीं, समझ गया। ये समझ में आया तुम्हें? डेल्टा एन जी प्लस 1 है। यस मैम। अच्छा बस ठीक है, फिर बाकी तो काम ही छोटा सा है। अब देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तुम रख दो ना इसमें +1 बेटा। डेल्टा यू कुछ भी होता रहे, यहाँ पे +1 लिख दो, आर टी। तो मुझे बताओ दोनों में से कौन बड़ा, डेल्टा एच बड़ा या डेल्टा यू बड़ा? तुम बताओ। डेल्टा एच। हाँ जी, तो वही ऑप्शन टिक किया ना बेटा, ये प्लस में आ गया ना। चलें कि आगे? Yes, ma'am. चलो, अब एक आपका क्वेश्चन ये आ सकता है इसमें, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस ऑफ पी डेल्टा वी आप लिख लेना, अगर आपका होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, ये पता है ना आपको प्लस माइनस कैसे लगाना है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी कब लिखोगे? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम। बाय द सिस्टम वाला वर्क डन कौन सा होता है? एक्सपेंशन। और ऑन द सिस्टम वाला वर्क कौन सा होता है? कंप्रेशन। ये सब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंडर ही आती है ये सारी चीजें। अच्छा, अब इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही स्टार्ट होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको बोलते हैं बताओ तो? कौन सा लॉ है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शाबाश। वैसे इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कराऊंगी आगे जाके, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास दोनों इसमें आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, थोड़ी सी इस पे डिबेट ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। दिस स्टेट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम remain conserved। ठीक है, ये मैंने क्यों बोला कि इसमें मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी करूंगी। अगर तो देखो बेटा किसी रिएक्शन में एनर्जी और मास का इंटर कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तब तो ये 100% वैलिड है, मतलब पूरी फॉर्म ऑफ एनर्जी पूरी एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है। बट कई बार क्या होता है, जैसे मैंने न्यूक्लियर रिएक्शन की बात एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी की थी। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जैसे यूरेनियम को तोड़ा 92 235 लिया, उसमें बेरियम आ गया, न्यूट्रॉन डाल के तोड़ा, न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करवाया, बेरियम आ गया, क्रिप्टॉन आ गया और 3 न्यूट्रॉन आ गए। अब इनका जो मिला जुला के सम होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट है ना, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे जो आप लोगे मास ऑफ रिएक्टेंट, ये तो मैंने 235 लिख दिया, पर एक्चुअली में तो पॉइंट वगैरह में होता है कुछ, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, मतलब डेल्टा एम नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब है मास, और मास तो फिर यहाँ पे कंजर्व नहीं हुआ, तो बाकी का मास कहाँ पे चला गया? बाकी का मास एनर्जी में बदल गया। तो अगर हमारे रिएक्शन में एनर्जी और मास दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब मैटर का एनर्जी में इंटर कन्वर्जन भी इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मिला के बनेगा।
समझ रहे हैं मेरी बात को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड है, बट अगर आपके रिएक्शन में दोनों का इंटर कन्वर्जन भी हो रहा है तो दोनों को मिला के आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बने, एनर्जी और मास को मिला के थर्मोडायनेमिक्स का लॉ बनेगा। ठीक है, और इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में ड्राइव। अभी के लिए इसको यहीं पे रखते हैं, इस पे काफी अच्छी खासी डिबेट करेंगे, देन विल मूव टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और यही सारा फर्स्ट लॉ का ही काम है जो हमने पीछे किया, ग्राउंड हमने सेट कर लिया है, बस हमें इसका वही करना है, यू कैन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना और न्यूमेरिकल्स का। तो इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड विल डू द नेक्स्ट थर्मो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द नेक्स्ट सेशन। चलो पहले आपके यहाँ पे किसी को क्लास हैंड ओवर करें। Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा।